हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुलवीर कौर। और आज हम लेकर के आके हैं अपना सेकंड सेट फॉर एल टी ग्रेड इंग्लिश, और जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, जिनको मैं डिटेल में डिस्कस भी करूंगी, ताकि आपका फैक्ट्स रिवीजन भी होता रहे और साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन, एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी होती रहे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको दिख रहा होगा ऑफकोर्स, पैराडाइज लॉस्ट आपका कब पब्लिश हुआ था? पहली बार कब पब्लिश हुआ था? तो पहली बार ये पब्लिश हुआ था 1667 में। ठीक है, इसके दो एडिशन आए थे। दो एडिशन में पहला एडिशन जो आपका आया था वो 1667 में आया था, और सेकेंड एडिशन जो आया था वो आपका 1674 में आया था। फर्स्ट एडिशन की खासियत ये थी कि ये था 10 बुक्स में, और सेकेंड एडिशन में ये डिवाइड हो गया था 12 बुक्स में, जिसमें डिवाइड किया गया था बुक 7th को और बुक 10th को दो पार्ट्स में डिवाइड करके उस बुक को पब्लिश किया गया था। तो और हमें पता ही है कि जॉन मिल्टन का मैग्नम ओपस वर्क है, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है। इसकी थीम जो है वो बिब्लिकल है, और बिब्लिकल थीम के हिसाब से इसकी थीम है फॉल ऑफ एडम एंड ईव। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो है ब्लैंक वर्स का यूज़ किया गया है, आपको पता ही होना चाहिए। और ये थीम दी हुई है, थीम ऑफ डिसओबीडियंस, फ्री विल एंड डिवाइन जस्टिस। इसको बताने के लिए ये थीम्स पर काम करने के लिए आपकी ये वर्क को लिखा गया है कि किस तरीके से जो मैन है ना, उसका फॉल होता है फ्रॉम हेवन टू हेल। आते हैं नेक्स्ट हम अपने अगले क्वेश्चन में। अब आई होप आपको आंसर नहीं दिखेंगे, ठीक है। और द रेप ऑफ द लॉक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप वॉज रिटन टू, किसको डेडिकेट किया गया था, किसके लिए लिखा गया था? तो ये लिखा गया था रिकनसाइल टू फैमिलीज। ठीक है, बहुत ट्रिवियल, बहुत ही फेमस मैग्नम ओपस वर्क है इनका, अलेक्जेंडर पोप का मॉकेपिक है ना। और ये दो बार पब्लिश हुआ है, ये भी 1712 में पब्लिश हुआ है ये 2 कैंटोज में, और 1714 में पब्लिश हुआ है 5 कैंटोज में। और ये बेस्ड है रियल इंसिडेंट पर। रियल इंसिडेंट किसका है? तो रियल इंसिडेंट है इसमें अपर क्लास की दो फैमिलीज़ का। हाँ, अपर क्लास की दो फैमिलीज़ का। कौन सी फैमिली? तो लॉर्ड पेट्रे की फैमिली, जिसमें उन्होंने कट कर दिया था लॉक को, उनकी चोटी को, अराबेला फरमोर के बालों को। इसी का मजाक उड़ाया गया है, इसी को सटायर किया गया है कि कैसे ट्रिवियल सी चीज़ों पर एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ में जो है क्वारल हो जाती है। तो थीम इसकी क्या है? क्वारल बिटवीन टू एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़, जो कि रिडिक्यूल करती है। ये सटायर है एक बहुत बड़ी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली पर, कि किस तरीके से एक छोटी सी चीज़ों को ये लोग इशू बना देते हैं और उन पर ये लड़ाई लड़ लेते हैं। तो ये रिकनसाइल टू फैमिलीज़, इस पर ये बेस्ड थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा द वेस्टलैंड से। द वेस्टलैंड हमें पता ही है किसका वर्क है। ये द वेस्टलैंड है वर्क टॉमस एलियट का, टी.एस. एलियट का। और ये डेडिकेट किसको किया गया था? तो डेडिकेट किया गया था ये एजरा पाउंड को। ठीक है, और 1922 में इसको पब्लिश किया गया था। थीम इसकी थी स्पिरिचुअल बैरननेस जो आ गई थी पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो सिविलाइजेशन बिल्कुल चेंज हुई थी, और जिस तरीके से एक मोरल डिके हो गया था लोगों का, उस पर बेस्ड ये आपकी पोएम थी। हाँ, तो आ जाते हैं हम, देखते हैं इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। तो टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड है, पब्लिश की गई थी कब? 1922 में, और डेडिकेट किसको है? एजरा पाउंड को है। इल मिजिल्रो फैब्रो, ये टर्म अक्सर पूछी जाती है कि ये कहाँ से ली गई है। यही लाइन आपकी डेडिकेट की गई है एजरा पाउंड को, इल मिजिल्रो फैब्रो, जिसका मतलब है द बेटर क्राफ्टमैन। ये आपको याद रखनी है, हो सकता है कि आपके पेपर में ये पूछ ली जाए। द पोएम रिफ्लेक्ट्स पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू डिसइल्यूजनमेंट, फ्रैगमेंटेशन एंड स्पिरिचुअल इम्पटीनेस। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर के बाद जो लोगों में डिके आया है, लोगों के कल्चरल में और लोगों का जो मोरल डिके हुआ है, उसी को डिस्क्राइब करती है ये पोएम द वेस्टलैंड। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स
पब्लिश्ड अर्लीस्ट, कौन सा वर्क था जो सबसे पहले पब्लिश हुआ था? तो ये वर्क था आपका हैमलेट। हैमलेट जो है आपका 1600 से 1601 के बीच में पब्लिश हुआ था, जबकि ओथेलो आपका पब्लिश हुआ था 1603 1604 में, और किंग लियर आपका पब्लिश हुआ था 1605 एंड 6 में, और मैकबेथ पब्लिश हुआ था 1606 में। इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है होकम, है ना, इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है होकम। जब भी हमें ये याद करना होगा कि कौन सी 4 ट्रेजेडीज़ हैं जो मतलब पब्लिश हुई थी आपकी, तो HOKM मतलब सबसे पहले हैमलेट आई थी, फिर ओथेलो आई थी, फिर किंग लियर आई थी, और फिर मैकबेथ आई थी। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं हम, और ये अक्सर कई बार पूछा जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है, ये किस एरा से बिलोंग करता है? तो किस एरा से बिलोंग करता है? ये रेनेसां एरा से बिलोंग करता है। किस एरा से बिलोंग करता है? ये रेनेसां एरा से बिलोंग करता है। इस पोएम को इस वर्क को हाँ, ये आपकी जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है, इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप डिटेल वाली वीडियोज़ में जाकर के इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आए। 10 मिनट्स का फुल ऑन फैक्ट रिवीजन, थीम रिवीजन, और काफ़ी सारे जो मतलब बेन जॉनसन को लेकर के फैक्ट्स हैं, इस वर्क को लेकर के जो भी फैक्ट्स हैं, और अगर फैक्ट रिवीजन 10 मिनट वाला करना हो तो आप इसमें से कर सकते हैं मेरी लॉन्ग वीडियोस में लिस्ट में जा कर के। ठीक है, और ये कब लिखा गया था? तो कब लिखा गया था? 1598 में लिखा गया था, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, और ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का वर्क था, जिसमें जॉनसन सटायर करते हैं किस पर? बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर ऑफ सिटी लाइफ। मॉडर्न कल्चर जो चल रहा है, जो सिटी लाइफ चल रही है, जो कल्चर में चेंजेस आ रहे हैं, उनको ये सटायर करते हैं इस वर्क में अपने, और एम्फेसिस करते हैं कैरेक्टर, विट एंड सोशल रियलिज्म पे। ठीक, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने टिंटन एबी। किसको नहीं पता इसके बारे में? टिंटन एबी आपका कब पब्लिश हुआ था? तो ये लिरिकल बैलेंस में पब्लिश हुआ था, ये तो पता ही होगा आपको। वर्ड्सवर्थ के हम लोग इतना ज़्यादा वर्क्स कर चुके हैं वर्ड्सवर्थ की। इसको भी, इस पोएम को भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं। इस पोएम से रिलेटेड भी जो फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, वो भी मैंने डिस्कस की हुई हैं अपने लॉन्ग वीडियोज़ में, तो आप उनको देख सकते हैं। तो टिंटन एबी जो है, टिंटन एबी 1798 में पब्लिश किया गया था लिरिकल बैलेंस में, और लिरिकल बैलेंस का जो सेकेंड एडिशन आया था वो 1800 में आया था। 1800 में जब आया था तो उसमें उसका प्रीफेस भी ऐड किया गया था। इसके अलावा वर्ड्सवर्थ की इसमें कुछ 19 पोएम्स हैं, और साथ ही साथ इसमें एस.टी. कॉलेज की भी पोएम है। एस.टी. कॉलेज की कुल 4 पोएम है, तो कुल मिलाकर के इसमें 23 पोएम्स है, और टिंटन एबी इसकी सबसे लास्ट पोएम है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट, इनको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा डोवर बीच। डोवर बीच रिफ्लेक्ट्स द लॉस ऑफ, डोवर बीच क्या रिफ्लेक्ट करता है? द लॉस ऑफ फेथ को रिफ्लेक्ट करता है। किसका वर्क है ये? तो वर्क है ये मैथ्यू आर्नोल्ड का। कब पब्लिश हुआ था ये? तो 1867 में। लेकिन लिखा कब गया था? लिखा गया था ये 1851 में। ठीक है, 1851 में लिखा गया था, और 1867 में इसको पब्लिश किया गया था। और मैथ्यू आर्नोल्ड जो थे वो बिलोंग करते थे आपके विक्टोरियन एज से। लिखा किस में गया था? तो ये फ्री वर्स में लिखा गया था। इसकी टोन थी मेलनकॉलिक। ठीक है, मेलनकॉलिक टोन थी, फिलोसफिकल टोन थी, जिसमें कि ये सिंबलाइज करते हैं द डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस सर्टेनिटी इन साइंटिफिक एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो दुनिया में जितने भी साइंटिफिक वर्क आ रहे हैं, और मतलब साइंटिफिक जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उस सब में कैसे रिलीजियस एक फेथ की जो कमी होती चली जा रही है, यही इसकी थीम थी। इसी को ये रिफ्लेक्ट करती थी डोवर बीच। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं हम लोग, माई लास्ट डचेस। फेमस माई लास्ट डचेस, लेकिन इसमें आप ध्यान रखें फेमस है, और माई लास्ट डचेस के राइटर नहीं पूछे कि आप फट से बता देंगे कि रॉबर्ट ब्राउनिंग। माई लास्ट डचेस का वो भी नहीं पूछा, पब्लिशिंग ईयर भी नहीं पूछा कि आप बता देंगे 1852। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग इसके राइटर हैं। ठीक है, पब्लिशिंग ईयर है इसका 1842, और ये सेट कहाँ हुई थी? तो सेट हुई थी ये फेरेरा में। बेस्ड है ये एक ट्रू हिस्टोरिकल इवेंट पे, है ना, और ट्रू हिस्टोरिकल इवेंट था ड्यूक अल्फोंसो ऑफ फेरेरा। ठीक है, ड्यूक ऑफ फेरेरा होते हैं वो
क्या करते हैं, अपनी वाइफ ल्यूक्रेजिया को मार देते हैं। वही उसी चीज़ को यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने यहाँ पे दिखाया है कि रिवील कर रहे हैं वो एरोगेंस और क्रूएल्टी ऑफ ड्यूक ऑफ फरेरा थ्रू हिज स्पीच। ब्राउनिंग क्रिटिक्स मेल डोमिनेंस एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वीमेन इन द विक्टोरियन सोसाइटी। तो यहाँ से बता रहे हैं कि वीमेन की हालत विक्टोरियन सोसाइटी में भी क्या थी, वह उसमें भी उनको ऑब्जेक्टिफाई ही किया जाता था। वाइफ का नाम क्या था, ल्यूक्रेजिया नाम था। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज पब्लिश्ड लास्ट, कौन सी नॉवल थी जो पब्लिश की गई थी लास्ट में। तो आपको ये सारी नॉवेल्स आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस आपकी जो पब्लिश की गई थी, ये पब्लिश की गई थी आपकी 1813 में, है ना। और 1813 में ये वर्क किसका था, ये वर्क था जेन ऑस्टन का। किसका वर्क था, ये जेन ऑस्टन का वर्क था। इसके अलावा जेन आयर जो है, जेन आयर आपकी पब्लिश की गई थी 1847 में, ठीक है। 1847 में ये चार्लेट ब्रांड का वर्क था। उसके अलावा वुदरिंग हाइट्स भी आपकी आई थी 1847 में, और ये भी वर्क था एमिली ब्रॉन्ट का। लेकिन लास्ट जो पब्लिश हुई थी, पूछ रहा हमसे कि कौन सी पब्लिश हुई थी लास्ट में, तो लास्ट जो पब्लिश हुई थी वो हुई थी 1871-72 में जॉर्ज इलियट की मिडिल मार्च, ठीक है। जॉर्ज इलियट की मिडिल मार्च जो है वो सबसे लास्ट में पब्लिश हुई थी। ये हम इनके सारे डेट्स को याद रखेंगे। जो जॉर्ज इलियट की जो मिडिल मार्च थी वो 1871-72 में पब्लिश हुई थी, और ग्रेटेस्ट विक्टोरियन रियलिस्ट नॉवेल्स में से एक मानी जाती है। इट एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, एम्बिशन एंड आइडियलिज्म इन प्रोविंशियल इंग्लिश लाइफ। तो प्रोविंशियल इंग्लिश लाइफ में किस तरीके से जो सोसाइटी का ह्यूमन रिलेशनशिप में जो टफनेस थी उसी को ये डिस्क्राइब करती है। आर्म्स एंड द मैन जी बी शॉकी ये कब पब्लिश हुई थी, तो ये आपकी पब्लिश हुई थी कब, 1894 में, ठीक है। शॉ का ये सटाइकल प्ले है आपका आर्म्स एंड द मैन्स, 1894 में पब्लिश हुआ था। सटाइकल प्ले है जो कि मॉक करता है रोमांटिक व्यूज़ ऑफ वॉर एंड हीरोइज्म को, ठीक है। और ठीक है, ये भी, इसको भी हम लोग होप सो डिटेल में पढ़ें या इससे रिलेटेड और भी वर्क्स हम सॉल्व करें। नेक्स्ट आ जाता है आपका द रोड नॉट टेकन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेमस पोएम है, ठीक है। और मेरी बहुत ही फेवरेट पोएम है कि किस तरीके से हमें लाइफ चॉइस देती है और हमको चुनना पड़ता है दो में से कोई एक रास्ता, और हमेशा कोई ना कोई रास्ता, जो भी हम रास्ता चुनते हैं उसमें हमको लगा करता है कि काश हमने दूसरा रास्ता ले लिया होता, काश कुछ और कर लिया होता, है ना। तो ये जो लाइफ है ये बहुत ज़्यादा दिखाती है कि द रोड नॉट टेकन 1916 में पब्लिश हुई, और थीम है इसकी पर्सनल चॉइस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ लाइफ, है ना। तो हमारा लाइफ में हमारी चॉइसेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये जो पोएम दिखाती है, ये मेरी बहुत ही फेवरेट पोएम है। और अक्सर मैं 9th क्लास के बच्चों को भी इसको बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से ये उनकी चॉइसेस ही उनकी लाइफ को डिसाइड करती हैं। अभी हमारी चॉइस क्या है, अभी हमारी चॉइस है सीधे पढ़ना। हम पढ़ें और अपना एग्ज़ाम क्रैक करें, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, यही सबसे बड़ी चॉइस है। इसके अलावा चॉइसेस तो आपकी बहुत सी हो सकती हैं। अगर आप कुछ और चुनते हैं, किसी और चीज़ को चॉइस बनाते हैं, तो हो सकता है कि कल को आपको अफसोस हो जाए कि काश मैंने उस टाइम थोड़ा सा पढ़ लिया होता, काश मैंने कुछ और कर लिया होता, और काश मेरा कहीं और हो चुका होता। तो ये चीज़ आपको, ये काश ना आए, इसलिए आपको अपनी चॉइसेस बहुत ज़्यादा स्मार्टली रखनी चाहिए और बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको स्मार्टली अपने चॉइस को चूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका दैट वुमन इज़ अ रॉक। तो पर्सोनिफिकेशन हो नहीं सकता है यहाँ पे, हाइपरबोली हो नहीं सकता है यहाँ पे, सिमिली यहाँ पे है नहीं क्योंकि एज अ रॉक तो है नहीं, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। ये फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है। मेटाफर क्या करता है, डायरेक्टली कंपेयर कर देता है टू अनलाइक थिंग्स को विदाउट यूजिंग लाइक और एज। सिमिली की पहचान ही यही है कि लाइक और एज आएगा, लेकिन यहाँ पे मेटाफर में सीधे सीधे ये इन्होंने कह दिया है दैट वुमन इज़ अ रॉक, वो वुमन पत्थर ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे उसको पत्थर ही बना दिया है, कंपैरिजन नहीं किया गया है वैसा, है ना, और पत्थर ही उसको बना दिया गया है, उपमा ही इसी चीज़ की दे दी गई है। नेक्स्ट आता है द लाइन थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। द थिंग्स फॉल अपार्ट, सेंटर कैन नॉट होल्ड, ये लाइन है द सेकेंड कमिंग की। द सेकेंड कमिंग जो आपका 1919 में आया था ये वर्क, और
किसका था, W.B. यीट्स का था ये वर्क, है ना, W.B. यीट्स का था। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉल अपार्ट, ये हमारे सिलेबस में है एक नावल जो कि चिनुआ अचेबे की है। ठीक है, चिनुआ अचेबे का ये वर्क है। और चिनुआ अचेबे वर्ल्ड नोन अफ्रीकन राइटर हैं, अफ्रीकन लिटरेचर के बहुत बड़े राइटर हैं चिनुआ अचेबे के बिना, और इनके इस वर्क के बिना उस अफ्रीकन लिटरेचर की बात नहीं हो सकती। चिनुआ अचेबे ने 1958 में वर्क लिखा था ये थिंग्स फॉल अपार्ट, और उसका टाइटल जो उन्होंने लिया था वो इसी से लिया था, द सेकेंड कमिंग से। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है कि ये भी आ जाए क्वेश्चन कि चिनुआ अचेबे ने थिंग्स फॉल अपार्ट का टाइटल किसके वर्क से और किसकी बुक से लिया था, या किस वर्क से लिया था, और वो उसके राइटर कौन थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, विच नॉवल बाय ऑफ R.K. नारायण वॉज पब्लिश इन 1938। कौन सी नॉवल थी जो 1938 में पब्लिश हुई थी? तो कौन सी नॉवल थी जो 1938 में पब्लिश हुई थी? तो बैचलर ऑफ आर्ट्स थी। बैचलर ऑफ आर्ट्स थी जो 1938 में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा हम देख लेते हैं द गाइड। द गाइड का अक्सर पूछा जाता है आपसे कि ये कब पब्लिश हुई थी, आपको पता ही होगा, इस पर बेस एक मूवी बनी है गाइड नाम से, तो जिसमें देव आनंद होते हैं और वहीदा रहमान होती हैं, है ना। तो ये जो वर्क हो जाता है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 1958 में। इसके अलावा इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर, ये कब पब्लिश हुई थी? तो ये 1945 में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये भी एक वर्क है इनका, द R.K. नारायण का ही। तो ये कब पब्लिश हुआ था? ये पब्लिश हुआ था 1952 में। ये कब पब्लिश हुआ था? 1952 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, और R.K. नारायण फेमस ही हैं अपनी मालगुडी सीरीज़ के लिए। हो सकता है कि आपसे यही पूछ लिया जाए कि मालगुडी सीरीज़ किसकी है, या कौन है जो अपने शहरों का नाम मालगुडी पे रखता है, तो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है, R.K. नारायण है। R.K. नारायण का ये वर्क होता है मालगुडी डेज का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं वेटिंग फॉर गोडोट रिप्रेजेंट्स। वेटिंग फॉर गोडोट जो कि सैमुअल बेकेट का मैग्नम ओपस वर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, आपके सिलेबस में भी है और ज़रूर आपको मतलब पढ़ना चाहिए। तो ये आपका क्या है, बेस रिप्रेजेंट करता है एब्सर्डिज्म को, थिएटर ऑफ एब्सर्ड को ये रिप्रेजेंट करता है वेटिंग फॉर गोडोट, जो कि 1953 में पब्लिश हुआ था। ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है आपका थिएटर ऑफ एब्सर्ड का। ठीक है, ये पोर्ट्रे करता है टू मैन वेटिंग एंडलेसली फॉर समवन नेम गोडोट। ये दिखाता है मतलब थिएटर ऑफ एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब ये है कि आपको समझ में ही नहीं आएंगी वो चीज़ें, और ये दिखाता है कि मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ आफ्टर वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर के बाद जो मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसको दिखाता है ये वर्क। ठीक है, और आई होप सो क्वेश्चन अब ख़त्म हो चुके हैं। होप सो आपको ये प्रैक्टिस सेशन पसंद आया होगा। होप सो आप इसको पसंद करेंगे, इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अच्छे से हम लोग अपने वर्क को करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।